नमस्कार सभी को। आज दूसरा दिन है और मैं सुंदरलाल जी के जो बेटे हैं उनके पास आया हूँ। और लगातार आज पहले भी हमने रिकॉर्डिंग की थी, कुछ बातें की थी इनसे और कुछ सवाल किए थे सुंदरलाल जी के बारे में। सुंदरलाल जी किस तरीके से सोचते थे देश के बारे में, इतिहास के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में, गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। और उन्होंने ये किताबें लिखी हैं, इनका तो मैं ज़िक्र करता ही हूँ, पहले भी मैंने ज़िक्र किया है। ये हर भारतवासी को पढ़नी चाहिए ये दो किताबें। और आज भी इनसे बात करते हैं और कुछ सवाल हैं, मैं सवाल करूँगा, बातचीत होंगी। तो एक ये भी एक सवाल है, ये आप बताएं कि सुंदरलाल जी की शादी कब हुई थी और उनकी पत्नी का देहांत कैसे हुआ, और आप उसके बाद सुंदरलाल जी को कब मिले और कहाँ मिले, ये पूरा क्या किस्सा रहा। मेरा नाम मोहम्मद हैदर नकवी एलियस बब्बन है। मैं इलाहाबाद के एक गांव आलमचंद तहसील चाइल का रहने वाला हूं। वहां से थोड़ी दूर पर एक महंगाव गांव है जहां हाई स्कूल था। वहां से मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया और उसके बाद मैंने ट्रेजरी ऑफिस में एक नौकरी ज्वाइन की। अभी 3 महीने हुए थे कि मेरे एक रिश्तेदार ने ये कहा कि अगर तुम चाहो, देशभक्ति का तुम्हें शौक़ है और देश के भ्रमण विदेश का भ्रमण करना चाहते हो, तो एक जगह है, पंडित सुंदरलाल हैं, फ्रीडम फाइटर, उन्हें एक प्राइवेट सेक्रेटरी की ज़रूरत है और तुम्हें तो अभी 3 ही महीने यहाँ हुए हैं। मैं राज़ी हो गया। उस वक्त वहाँ पर मेरी जगह मेरे ही एक अजीज़ थे, मुजीब रिजवी, जो उनकी प्रेस को भी देखते थे। मुट्ठीगंज में जो प्रेस नया हिंद है, नया हिंद नाम का पर्चा निकलता था मैगज़ीन, उसे देखते थे। और जगह थी एक प्राइवेट सेक्रेटरी की, वो पूरा ध्यान दोनों तरफ नहीं दे सकते थे। तो मैंने हाँ की और मैं गया वहाँ पंडित सुंदरलाल के पास, उनसे बातें की, खुश हुए। मेरा पूरा इंटरव्यू उन्होंने लिया, सब कुछ। कहा बेटा तुम थोड़ी बहुत तो पी लिया होते हो कभी कभी। मैंने कहा नहीं साहब, सिगरेट तो पी लेते होगे, आजकल जवान बच्चे बहुत पी लेते हैं। मैंने कहा नहीं साहब। सिनेमा भी देख लिया करते होगे तुम। मैंने कहा नहीं साहब, इसका मौका नहीं लगा। मैं तो 12 साल का था, मेरे बाप मर गए, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। ख़बरदार मेरे साथ रहना, तो कभी न शराब का नाम लेना, न कैंपा कोला का नाम लेना, और न किसी और चीज़ का, नशे का। हाँ ये याद है? मैंने कहा साहब बिल्कुल याद है हमें। फिर मैं उनके यहाँ काम करने लगा। थोड़ा थोड़ा मौका उन्होंने नया हिंद प्रेस में भी मुझे दिया। इस बीच उन्हें ऑफ़र आई की गई दिल्ली से, मौलाना आज़ाद ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मेरे भाई वहाँ क्या कर रहे हो, दिल्ली आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमारा हाथ बटाओ। फिर वो वहाँ से उनके साथ 1951-52 में दिल्ली गए। वहाँ पर उन्होंने गुडविल मिशन की बात हो चुकी है, नहीं बता दीजिए। अच्छा, तो वहाँ पर जब गए तो कुछ दिनों के बाद एक तो उन्होंने मकान दिया रहने के लिए अरविंद रोड पर, बहुत बड़ा 4 कमरों का रहने के लिए। और फिर उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप गुडविल मिशन एक लेकर के चाइना जाएं। तो वो कुछ लोगों को लेकर के चाइना गए और वहाँ रहे, वहाँ के हालात का जायज़ा किया और वहाँ से लौट करके आए। उन्होंने चाइना टुडे नाम की एक पुस्तक लिखी। उसके बाद जब यहाँ पर चाओ एन लाई आए थे तो उनसे भी वो मिले थे, बातें उनकी हुई थी, उनके रिलेशंस वहाँ से बहुत अच्छे थे। और उन्होंने इंडिया चाइना, ऑल इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शाखा भी यहाँ बनाई, जिसके वो प्रेसिडेंट थे। इस तरह से वो चलता रहा सब कुछ ठीक। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने अपना मुझे बेटा बनाया और कहा कि तुम और पढ़ो और आगे इल्म हासिल करो। तो उन्होंने मुझे हरकोट बटलर स्कूल से, जो मंदिर मार्ग पर है, वहाँ से इंटरमीडिएट कराया, प्रभाकर कराया और अदीब फाजिल कराया।
उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से हमें ग्रेजुएशन कराया। सब तालीम उन्हीं की दी हुई है, उन्होंने दी हमें अच्छी तरह से। और एक बात ये भी उठती है कि पंडित सुंदरलाल जी इतनी बड़ी हैसियत थे, इतनी बड़ी शख्सियत थे, उन्हें माओ भी जानते थे, पर्सनली जानते थे माओ, और रशिया में भी उन्हें बहुत सारे लोग जानते थे, फिदल कास्त्रो भी उन्हें पर्सनली जानते थे, बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े नेता, हो ची मिन भी जानते थे, यहाँ के थे ना वियतनाम के, हाँ वो भी बहुत जानते थे, गले मिलते थे। और हो ची मिन ने वहाँ जा करके ये बड़े बड़े वहाँ रंगून के संतरे उंतरे सब भेजे थे। अच्छा, हाँ ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और जब वो रशिया गए थे तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेहरू का ज़माना था वो, हाँ, नेहरू को पीछे से छड़ी से ऐसे, हाँ वो तो हमने कह दिया है, हाँ, छड़ी से ऐसे करते हुए कहा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े व्यक्तित्व तो सुंदरलाल जी रहे हैं। और इंदिरा गांधी जिन्हें अपना बाप कहती रही हैं, और इंदिरा गांधी भी जिनका इतना सम्मान करती थी, और उनके मृत्यु के समय तिरंगा झंडा आधा झुका दिया गया था, ये इंदिरा गांधी जी का आदेश था, और झंडे को आधा झुका दिया गया था, ऐसी शख्सियत वो थे। लेकिन उन्होंने एक बात तो आप ये बताएं कि उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद। और एक मौलाना आज़ाद ने ऑफ़र किया था जवाहरलाल जी ने भी कि मेरे भाई इस गाड़ी को मिल करके चलाइए, तो उन्होंने कहा आप जानते हैं कि मैंने तो कांग्रेस उसी वक्त ख़त्म कर दी जब गांधी जी ने कांग्रेस तोड़ दी थी आज़ादी के बाद, तो मैं ये हथकड़ी बेड़ी नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में रहकर सरकार के ख़िलाफ़ बात कह नहीं सकूंगा, और ना मुझे इसमें पॉलिटिक्स में कोई रुचि है, इसलिए इससे तो मुझे आप अलग रखें, ये साफ साफ उन्होंने कहा। एक हाँ, और मैं थोड़ा सा बता दूं, गांधी जी ये चाहते थे आज़ादी के बाद 47 के बाद कि कांग्रेस को टूटकर लोक सेवक संघ में तब्दील हो जाना चाहिए। तो ये भी एक बात थी, इसी कारण गांधी जी को तो सुंदरलाल जी मानते ही थे, और इसी वजह से उन्होंने कोई पद भी ग्रहण नहीं किया। और एक बात ये भी आप कुछ बता रहे थे कि इंदिरा और फिरोज़ की जो शादी की बात थी, उसको लेकर के नेहरू जी तो नाराज़ थे, खिलाफ थे, लेकिन सुंदरलाल जी ने किस तरीके से क्या कन्यादान वो किया था, या फिर कुछ और बात इसके बारे में बताएं। पंडित जी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए, जब वो दोनों कांग्रेस के पिकेटिंग कर रहे थे तो उनका आपस में बात हो गई शादी की, लेकिन घर वाले उनके राज़ी नहीं थे। तब पंडित जी ने जोर डाल करके उनकी शादी फिरोज़ गांधी जी के साथ करवाई। और पंडित जी खुद बताया करते थे कि जवाहरलाल जी को पॉलिटिक्स में लाने वाले वो हैं, और उसके बाद जब वो आ गए तो मोतीलाल जी को भी लेकर आए, वो भी खुशी खुशी आए, इसमें शामिल हुए। जी जी, और ये वो ज़माना था जब गांधी जी भारत में नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में। हाँ बेशक। जी 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 जी। और एक कुछ आप ये भी बताएं कि एक उर्दू वाली आप बात बता रहे थे कि यूपी में कुछ उर्दू को लेकर के, हाँ उर्दू वहाँ लागू नहीं हुई थी, तो उन्होंने 3 लाख से ऊपर दस्तखत करा करके दिया था कि इसे दर्जा मिलना चाहिए, और वो उनके कहने से वो हुआ। इसी तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद रोड जिस सड़क का नाम था, जब कुछ सरदारों ने आकर पंडित सुंदरलाल से कहा कि इस सड़क का नाम आप बदलवा सकते हैं तो बदलवा दीजिए, तो उसका नाम बदल करके बाबा खड़क सिंह मार्ग रखा गया, जो अब भी उसका नाम यही है। जी 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 जी, बड़ी बेहतरीन बात थी। और ऐसे इंसान ने कभी कोई पद ग्रहण नहीं किया, बहुत ही सहज जीवन, सहजता से अपने जीवन को उन्होंने जिया था। और कौन कौन बड़े बड़े लोग थे जो उनसे मिलने आते थे, उनके कुछ आप हमें नाम बताएं, आप मुझे बता रहे थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा अगर आप याद करके। चरण सिंह जी आए, मिनिस्टर थे, होम के थे शायद उस वक्त मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे। सादिक अली आया करते थे जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के। पंडित विशम्मानाथ पांडे, खैर उनको तो उन्होंने बच्चे की तरह हमारी तरह से पाला ही था, वो भी उड़ीसा के गवर्नर थे, वो थे। डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जो उस वक्त इंदिरा गांधी के ज़माने में
जनरल सेक्रेटरी थी, वो तो बराबर आया करती थी। बड़े हकीम साहब थे या हमदर्द दवाखाने की बहुत बड़ी हस्ती थी, वो भी आते थे। पार्लियामेंट के मेंबर कश्मीर के चौधरी मोहम्मद शफ़ी, वो तो करीब करीब दूसरे तीसरे आते ही थे। इस तरह से बहुत से मिनिस्टर भी आते थे और साधु सन्यासी ये तो आते ही थे, कुछ पैसे वाले भी आते थे, जमघटा रहता था, बहुत लोग आते थे, बड़े पढ़े लिखे लोग आते थे। मौलाना आज़ाद के सेक्रेटरी अजमल ख़ान आते थे, हबीबुर रहमान शास्त्री वो भी आते थे। इस तरह से बहुत लोग आते थे। एक अब्दुल बारी थे, वो बहुत बड़े, वो भी विद्वान थे, वो आते थे। बुद्धिज़्म के ऊपर उनको बड़ा वो था, वो भी आते थे। बहुत लोग आते थे, दिन भर आते ही थे, मेला लगा रहता था, तरह तरह के लोग। जी जी जी। और एक ये बता दूं कि राजा महेंद्र प्रताप भी आते थे। हाँ परमानंद। हाँ, राजा महेंद्र प्रताप जी आते थे, अच्छे आते थे, और बड़ी उनसे तो दोस्ती थी, चिपक जाते थे, आते थे, बहुत देर बैठे रहते थे। और संत क्या, परमानंद। हाँ, संत परमानंद जी भी आते थे, पुराने रेवोल्यूशनरी। हाँ, सरदार गणेशा सिंह आते थे, एक दो सरदार और भी आते थे। हाँ, रिछपाल सिंह आते थे। इस तरह से बहुत लोग आते थे। तारा सिंह जी उस वक़्त के थे। ये सब झपटघटा लगा रहता था, बहुत आते थे लोग। कई तो नामधारी सरदार बहुत बड़े जो अमेरिका में रहते थे, वहाँ से हालात पूछने के लिए आते थे। कोई खिदमत हो तो बताइए, कोई काम हो तो बताइए, और बहुत सा रिकॉर्ड करके उनकी जीवनी का भी ले गए। लोग आते थे इस तरह से। अच्छा, जो भी ये आपने बहुत बड़े बड़े नाम गिनाए हैं, तो इनकी क्या क्या बातें होती थी, किस किस टॉपिक पे, कुछ थोड़ा सा अगर आपको हो कि पुराने अंग्रेज़ों के समय की या आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ते थे, इन पे बातें होती थी क्या? ये बातें तो बहुत कम होती थी, लेकिन घरेलू बातें, भाई आप कैसे हैं, आपका कैसे चल रहा है, आपने क्या क्या, वो तो सब जानते थे कि पंडित सुन्नरलाल ने क्या किया, और ये भी जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। बस यही था भाईचारा कि मुलाकात करने आते थे कि एक देश की आज़ादी में काम किया है, जेलों में पड़े पड़े सड़े हैं। इनकी बीवी चंदा थी, वो बेचारी प्लेग में थी, और जब लौट के आए तो वो मर चुकी थी। तो भाई कुछ अब कुर्बानियाँ हैं उनकी जी। फिर उसके बाद न उन्होंने शादी की न कुछ। मुझे बेटा बनाया था, उन्होंने ही हमारी शादी करवाई, और जो बच्चे पैदा हुए वही बाबा 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 करते रहे, और हमारे हाथों पे उनकी जान निकली। दाह संस्कार हमने किया। ये था हमारा सारा, उनका देख रेख करना, सब कुछ जैसे बेटा बाप की सेवा करता है उस तरह से सारा काम हम लोगों ने किया। सब जी, जो हम आकर ठहरते थे, उनका खाना पीना ठहराना रखना, वो हम सब कुछ करते थे। हमसे जो वह आता था उनका अतिथि है, उनका जानने वाला है, अब हमारा भी जानने वाला है, तो उन सब के साथ खाना खिलाना, उठाना बैठाना, ये सब कुछ होता था। जी। और इनके सुंदरलाल जी की जो पुत्र वधू हैं, इनकी पत्नी जो हैं, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे, बात रखेंगे। और सुंदरलाल जी के जो पोते हैं और उनकी पोती हैं, उनके क्या क्या संस्मरण रहे हैं, उनकी क्या क्या बातें रही हैं सुंदरलाल जी के साथ, उनके साथ क्या क्या बातें करते थे सुंदरलाल जी, वो भी आपको सुनवाएंगे। आप बने रहिएगा। और एक ये भी बात आप हमें बताएं कि भारत चीन युद्ध हुआ, और भारत पाकिस्तान के युद्ध भी उन्होंने देखे, 65 का और 71 का, और 62 का युद्ध था चीन के साथ। इसके बारे में क्या बोलते थे सुंदरलाल जी? बस यही कहते थे कि जब हम गए, हमने दोस्ती कराई और संस्था भी बना दी, क्या ऑल चाइनीज़ इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो जो कुछ हुआ ये अनफॉर्चुनेट हुआ, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात ये भी है कि अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा ये भी रहता था, उनकी एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो। लेकिन इसी नीति को पंडित सुंदरलाल ने, गांधी जी ने, और बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, इनके साथी और भी बहुत सारे थे,
उन्होंने जो सांप्रदायिकता का जो जहर अंग्रेज़ों ने फैलाया था, उसे कहीं ना कहीं बहुत हद तक काटने की कोशिश की। बहुत जगह दंगे होने वाले थे, वो पंडित सुंदरलाल जी ने होने नहीं दिए अपनी समझबूझ से, अपने साथियों की मदद से। तो सांप्रदायिकता की जो एक बात आज भी वर्तमान समय में जो एक उलझन है हमारे युवा समाज के दिमागों में, या और भी जो जितना वर्ग है उनके दिमागों में, तो सांप्रदायिकता को लेकर सुंदरलाल जी, पंडित सुंदरलाल जी क्या क्या बातें करते थे, उनके क्या इसके बारे में, कि इसके बारे में उनका क्या कहना था? वो तो यही कहा करते थे कि दोनों को मिलकर रहना चाहिए, दोनों इस देश के रहने वाले हैं, एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, अल्लाह और ईश्वर एक ही है। वो तो कहा करते थे कि अल्लाह और ईश्वर एक ही धातु से बने हैं, इल धातु से। और इल शब्द संस्कृत में भी है और अरबी ज़बान में भी है, कुरान में भी है इल, और इसी से इला शब्द बना है, और इसी से अल्लाह और ईश्वर बने हैं, इन तीनों से। तो ये कह रहे थे कि दोनों एक ही तो हैं, तो ये किस बात की लड़ाई है, मिलकर रहना चाहिए प्रेम से। ये तो अंग्रेज़ लड़ाता है। वो कहते थे कि मुसलमान से ही क्या कहते हैं, सूअर का वो कटवा करके सर और मस्जिद में डलवा देता था, और कहता था हिंदू ने डाला है। और हिंदू से ही गाय का कटवा करके मंदिर में डलवा देता था, वो बंदूक की नोक पर, और ये समझते थे कि मुसलमानों ने डाला है। तो दोनों को इस तरह से लड़वाता था वो, ये लड़ाने की थी है। और शुरू में जो कारतूस लगा करता था बंदूक से, वो दांत से खींच के निकाला जाता था, हाथ से नहीं निकलता। तो मुसलमानों से कहा कि जो इसमें ये चमड़ा लगा हुआ है ना, ये सूअर का है, और इसे हिंदू बनाता है इस कारतूस को। और हिंदुओं से कहता था ये चढ़ा हुआ है, ये गोमांस का है, ये कारतूस मुसलमान ने बनाया। और इस तरह से दोनों को लड़वाता था वो। और 2 किताबें उस समय पार्टीशन में लिखवाई थी, उनसे पैसा दे दे करके। हिंदुओं से तो लिखवाया सीता का छिनाला, वो अब किताब नहीं है, और मुसलमान से ही लिखवा दिया, नाम हिंदू डाल दिया उस पर। और उधर लिखवाया रंगीला रसूल, मुसलमानों को नाराज़ करने के लिए, और उस पर नाम हिंदू का डलवा दिया। इस तरह से करता था, और दोनों को डिवाइड एंड रूल इस तरह लड़वाया करता थी। उसके लड़वाने का तरीक़ा था, ये खुल के बताते थे वो, इस तरह से करता है डिवाइड एंड रूल। तो इन दोनों लोगों को जोड़ने के लिए क्या कुछ किताब भी सुंदरलाल ने लिखी? जैसे बहुत कहा, और सारी स्पीच उनकी इसी पर होती थी, एक कि भाई मिल करके रहो, वसुधैव कुटुम्बकम, सब मानव जाति एक ही तो है, कहाँ बढ़ रहे हो। गीता और कुरान पुस्तक लिखी, पैरेलल दिखो, दोनों को दिखलाया, देखो गीता ये कह रही है, कुरान ये कह रहा है, पढ़ लो, कहीं फ़र्क है दोनों में। वो कहा करते थे कि होना तो ये चाहिए था कि कुरान को यहाँ कहा जाता कि ये हिंदुस्तान की गीता है, और अरब को ये कहना पड़ता कि गीता अरब की कुरान है। ये होना चाहिए था, दोनों एक ही तो हैं, एक ही चीज़ें कह रही हैं दोनों, लेकिन तुम दोनों न पढ़ते हो न सुनते हो, और आपस में झगड़े करते हो। तो कहा करते थे एकता की बातें, किताबें भी लिखी हैं। ये भी दर्शाया, इसीलिए लिखा मुस्लिम देशभक्त, कि तुम्हें शायद नहीं मालूम कि मुसलमानों का हिस्सा था कि नहीं था फ्रीडम मूवमेंट पे, कितने थे, तो सारे नाम उन्होंने उसमें लिखे हुए, अशफाकुल्लाह वगैरह और बहुत सारे, कि देखो ये थे। उनमें मोहम्मद अली, शौकत अली, ये ख़ास थे, जिन्हें गांधी जी कहा करते थे ये मेरे दोनों हाथ हैं, आई वुड हैव बीन नो मोर बट शौकत अली और मोहम्मद अली, यहाँ तक कहा करते थे कि इनकी बदौलत हूँ मैं। इतना साथ देते थे गांधी जी का मुसलमान। लेकिन ना आजकल कोई बताता है, ना आजकल कोई पढ़ाता है, आजकल तो उल्टा ही पढ़ाया जाता है। और जो उस समय बंटवारा हुआ, पार्टीशन, हमारे देश के लिए बहुत दुखद बात थी, और ये सारी रणनीति अंग्रेज़ों की ही गढ़ी हुई थी, अंग्रेज़ों की ही पूरी चाल थी। तो पार्टीशन पे एक तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे सुंदरलाल जी, इतिहासकार बहुत गजब के थे।
और ये इस पे आप कुछ बताएं कि पार्टीशन पे वो कहाँ थे, अगर आपको याद हो इसके बारे में कुछ बताते हैं। पार्टीशन के समय जैसे गांधी जी जो नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, तो उन्हें शांत करवाने के लिए उनमें वैमनस्य ज़्यादा न फैले, गांधी जी वहाँ गए हुए थे। तो सुंदरलाल जी क्या आप कुछ बता सकते हैं कहाँ थे, और पार्टीशन पे उन्होंने कुछ बोला आपको, कुछ बातें हुई आपकी उनके साथ? पार्टीशन पे तो वो कहा ही करते थे कि गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान बनाओगे तो मेरी लाश पे बनाओगे। वो तो पसंद नहीं करते थे लेकिन इधर कहा जाता है जिन्ना ने बनवाया, वो कहते हैं कि पटेल ने बनवाया। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर हो सके तो जवाहरलाल तुम मान जाओ, जिन्ना को बन जाने दो प्रधानमंत्री भाई, उसके बाद दूसरा होगा इलेक्शन, भाई तुम बन जाना कोई। तो ये पार्टीशन ना होता, ये बीच में से बंटवारा ना होता, भाई भाई से अलग ना होता, सब मिल के रहते, यूनिटी रहती। लेकिन गांधी जी की नहीं चली और इसी चक्कर में गांधी जी को मार भी दिया गया। कहा करते थे वो 55 करोड़ कितना रुपया बाकी था जो पाकिस्तान को देना था, नहीं दिया। और दूसरे वो प्रेयर के अंदर कुरान की आयत भी पढ़वाते थे और रामायण के भी श्लोक बोले जाते थे। ये भी चक्कर था कि भाई ये कैसा बनिया है, कैसा ये है, ये भी पढ़वाता है, वो तो कहते ही थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। वो तो दोनों को एक ही मानते थे, अलग तो मानते नहीं थी। ये सब चीज़ें मिल करके और उन पर हमला हुआ। वो बताते थे जिस वक्त 3 गोली मारी गई और वो गिरे तो वो मेरे हाथों पे थे। लेकिन अब जो वो पिक्चर उनकी दिखाई जाती है, जहाँ लगाई जाती है, तो बताते थे कि ये जो तस्वीर में ये काला बीच में घेरा है, ये मैं हूँ, इन्होंने इसको मिटा दिया। ये तक कहते थे, मुझे हटा दिया इससे। तो गांधी जी की हत्या का कितना ये तो चश्मदीद वाक़या है। वो तो वहीं पे पीछे पीछे थे, साथ में ही जो हाथ पे लिया उन्होंने। तो कितना उनको इसका दुख हुआ गांधी जी के जाने का, और उसके बाद बहुत दुख हुआ। उनको क्या हुआ, उनसे ज़्यादा मुसलमानों को दुख हुआ जो उनके साथी और थे। रोए पीट पीट करके अपने आप को बहुत। वो तो सबके थे, हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना है। उनके पीछे लड़े, जाने दी हैं, सताए गए, मारे गए, कत्ल हुए। तो मुसलमान तो ज़्यादा दुख हुआ, बहुत रोया। अच्छा, आज़ादी के बाद की जो बात है, जैसे आज़ादी के बाद का भारत, क्या सुंदरलाल जी देख के संतुष्ट थे? जैसी आज़ादी हमारे क्रांतिकारियों को चाहिए थी, क्या वो मानते थे कि ऐसी आज़ादी हमें मिल गई है? वो तो कहते थे कि आज़ादी नाम मात्र मिली है, क्या था उसी आज़ादी में। वो भी लगा कि इमरजेंसी भी लगी, उसी आज़ादी में दंगे भी हुए, सब कुछ हुआ। क्या खुश थे? कुछ नहीं खुश थे। इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था कि मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखो, ना मैं ये देख सकता हूँ, ना मैं ये करवा सकता हूँ, मुझे बख्शो। अलग ही थे, नहीं शामिल हुए। तो आज़ादी का मतलब वो क्या मानते थे कि कैसी आज़ादी चाहिए थी? अंग्रेज़ चला गया भाई, ये आज़ादी थी। दूसरा अंग्रेज़ आ गया भाई, वो गोरे मुँह का था, ये काले मुँह का अंग्रेज़ आ गया। वो बात जो गांधी जी कह के गए थे वो बात तो नहीं हुई। वो तो ये कह रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री गांव वालों को दे दो ताकि ये भूखे न मरें, बेचारे अपना करघा भी करते रहें, झोड़े पछाड़ें, सारा अनाज सब कुछ वो करें और कट के वो तुम्हें दें। अभी इधर तो ट्रैक्टर चल पड़े, मशीनें कटाई की भी लग गईं, बुआई की भी लग गईं, जुताई की भी लग गईं, मज़दूर बेकार हो गया, किसान बेरोज़गार हो गया। वो इसके ख़िलाफ़ थे। वो कहते कि इनको दे दो ताकि ये ज़िंदा रहेंगे, ये शहर में भाग के नहीं आएंगे, बेचारे वहाँ रहेंगे, खुश रहेंगे, तुम्हें फिनिश चीज़ मिल जाएगी। मोटा कपड़ा पहनो, फिर अच्छा कपड़ा भी बनने लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये थी कि नहीं, टेरेलिन पहनना है, चिकना कपड़ा पहनना है। उनका कहना कहाँ माना, किसी चीज़ में नहीं माना। तो सुंदरलाल जी क्या आखिर तक, जब तक उनका शरीर जीवित रहा, तो आखिर तक वो खादी ही पहनते रहे? बिल्कुल खादी पहनते थे, हमें भी पहनवाते थे खादी। बिल्कुल खादी ग्रामोद्योग से जूता चप्पल लेते थे, हर चीज़, शहद लेना हो, कोई चीज़ लेना हो, साबुन लेना हो, वहीं जा कर के लाते थे हम। साझा उनको खजूर गुड़, ताड़ गुड़ का बड़ा शौक़ था, वहीं से ले आते।
खादी ग्राम उद्योग भवन से। उनको वो तो और निरामिष भोजी थे, यानी कोका कोला जो आदमी ना पीता हो, चाय कम से कम पीता हो। जी जी जी। और किसानों के बारे में कुछ क्या बोला उन्होंने? क्योंकि किसानों की वर्तमान समय में हालत देखें तो बहुत ख़राब है। ये तो शिक्षा पे कुछ? ये हालत पहले तो नहीं थी, खैर बहुत कुछ इससे बेहतर था। अब तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई जब से ये मशीनें आ गई हैं। अब तो किसान तभी तो भाग भाग के आ रहा है, खुदकुशी कर रहा है। उसके हाथ में रह क्या गया? सेवा टमाटर आलू उगाने के क्या रह गया? परेशान है। फिर भी ये ले लेते हैं। वो कहा करते हैं कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं है, और ख़रीद लेते हैं ये और मैदान में डाल देते हैं। बारिश होती है, अनाज सड़ जाता है, करोड़ों रुपए का अनाज, तो नुकसान होता है। फिर मुँह मांगे किसानों को पैसे नहीं मिलते, औने पौने मिलते हैं और पूरे पैसे नहीं मिलते। इस चीज़ को ख़राब थे कि ये जो है गांधी जी इसी चीज़ से नाराज़ थे। वो भी ये खिलाफ थे कि मज़दूरों और किसानों का वो होना चाहिए, क्योंकि जो भी दुनिया में रेवोल्यूशन हुए हैं वो किसानों और मज़दूरों ने किया। ये बंगले में रहने वाले नहीं घर से बाहर निकले ना। अब राइट हो जाए तो ये बाहर निकलेंगे, लड़ेंगे वही पागल, उनको उकसा देंगे, ये सब जानते हैं। और वही भूखे मर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कितने बेरोज़गार हैं, कितने क्या हैं। अब वो ज़िंदा होते तो हार्ट फेल हो जाता ये देख के ही कि एक भाई रोटी खा रहा है, दूसरे फाके से मर रहा है। एक का बच्चा तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है और दूसरे के बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। हमें तो कहते हैं मातृभाषा ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और देख लीजिए सबके बच्चे विदेशों में जाए पढ़ रहे हैं। तो करनी और कथनी में तो बहुत फ़र्क है ना। अब तो बहुत ही बर्बादी हो रही है, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। उस वक्त जिस वक्त अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र के बच्चों के सर काट के उनके बाप के पास भेजा, उसके बाद उन्होंने ये जो जामा मस्जिद है चांदनी चौक के करीब, उसका ऑक्शन किया अंग्रेज़ों ने कि इसको ले, कौन लेता है इसको, क्योंकि वो मिटा देना चाहते थे। उसको तो रंगून कर ही दिया था कैद करके बादशाह को मिटा। तो कोई मुसलमानों में से तो हिम्मत नहीं पड़ी उस वक्त कि वो मस्जिद ख़रीदता, कि उसकी गर्दन उड़ जाती। न किसी हिंदू में हिम्मत पड़ रही थी कि वो अगर लेगा तो मुसलमान न छोड़ेंगे, शायद कहेंगे हमारी मस्जिद ख़रीद के तुम क्या यहाँ कुछ और बनाओगे, हैं? ये गौएँ पालोगे, भैंस पालोगे, बकरी पालोगे, या खाती का काम करोगे। वो नहीं ले रहे थे। फिर भी हिम्मत करके बता रहे थे कि चांदनी चौक के एक गुप्ता फैमिली ने, उसने ऑक्शन में 1 रुपए की जामा मस्जिद ख़रीदी। और जब तक पूरा ठंडा नहीं पड़ गया मामला, पकड़ धकड़ ये सब कत्ल खून, वो चुप रहा, चाबी अपने पास रखी। सब कुछ हो जाने के बाद उसने चाबी लाके उस पुराने जामा मस्जिद के इमाम के हवाले की कि ये मस्जिद आपकी, मैंने इस गरज से इसको लिया था, अगर मैं न लेता कोई भी नहीं तो वो इसको गिरा देते और मस्जिद ख़त्म हो जाती। और हम ये नहीं चाहते थे कि जहाँ उसका नाम लिया जा रहा है वो बर्बाद हो जाए। ये इतनी सद्भावना की कहानियाँ सुन के आँखों से आंसू छलक आते हैं। लेकिन आज के वर्तमान के जो हालात हैं वो आप समझ सकते हैं कितना वैमनस्य है। और ये बात किसी मामूली इतिहासकार की नहीं कही हुई है। पंडित सुंदरलाल पूरे देश में या जग जाहिर भी वो हैं। कितनी बेहतरीन किताब उन्होंने लिखी है, इसका ज़िक्र आपको इन 2 किताबों से मिल सकता है। और ये जो बात जामा मस्जिद की बता रहे हैं, ये इनके पिताजी सुंदरलाल जी ने खुद इन्हें बताई थी, जो बहुत बेहतरीन पढ़ते थे, जानते थे। तो आप कुछ और भी बात रखना चाहें जो मेरे जहन से निकल गई है या नहीं? एक नेहरू जी के बारे में क्या सोचते थे पंडित सुंदरलाल जी? एक आप किताब का किस्सा बता रहे थे कि कोई किताब। हाँ, पंडित सुंदरलाल जी से तो जवाहरलाल जी से दांत काटी रोटी तो दोस्त थे, बिल्कुल लंगोटिया जैसे होते हैं। कभी टेलीफोन करके नहीं जाते थे, पहुंच जाते थे।
कह दो जवाहरलाल से सुंदरलाल आया है। इस तरह से जाते थे वो। तो उनके तो बहुत थे। एक बार वो किस्सा सुना रहे थे कि एक शख्स, जानते हो सुंदरलाल, एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा कि विनोबा भावे ने मुझको भेजा है आपके पास, कहा उनसे तुम्हें कुछ मदद मिल जाएगी। कहा क्या मदद मिल जाएगी? कहा कि मैं किताबें कुछ बेचना चाहता हूँ, अगर कहीं से मुझे मिल जाए। उन्होंने किसी बुक सेलर से कहलवा दिया या कह दिया कि इन्हें भाई दे दो किताबें और हम देख लेंगे या दे देंगे। तो इन्हें ये कश्मीरी गेट पर जो बुक सेलर्स बैठे हैं उस ज़माने के थे, उन्होंने इन्हें किताबें दे दी। ये बेच गए, बेच करके उन्होंने पैसा भी नहीं वहाँ पे दिया, कुछ जमा कराया और किताबें ले ली 20-22 हज़ार की, कितने की। और फिर बेच करके भी तीसरी बार जब वो गए तो उन्होंने कहा पहले का क्या हुआ? तो नहीं। तो उसने जवाहरलाल जी से कहा साहब आप के कहने की वजह से हमने किताबें दी थी, इतने रुपए की वो किताबें ले गए हैं और मांग रहे हैं, तो मैंने अभी तो नहीं दी। उन्होंने कहा अच्छा। तो इनको बुलवाया गया। ये शख्स आए, कहने लगा कि तुमने क्या किया, तुम बेईमानी करते हो, विनोबा भावे का झूठा नाम लेकर के आते हो मेरे पास। मैंने तुम्हें किताबें दी बजाय बिजनेस करने के, तुम उसका बेच खाया, अभी तुमको मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। फिर उसके बाद ठंडे हो गए, तो ठंडे हो जाते थे, भूल जाते थे। कहा अच्छा जाओ अब मत आना मेरे पास। तो जब पंडित सुंदरलाल उनसे मिलने गए तो उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि लोग ऐसा ऐसा भी करते हैं। तो ये है हालत। अच्छा, एक जो बात रह गई थी, वो जो टीचर वाली बात बता रहे थे आप, चाइना ने खुद सुंदरलाल जी को रिक्वेस्ट किया था। हाँ, चाइना से पंडित सुंदरलाल जी के पास चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई जाए और उर्दू पढ़ाई जाए, हमें उर्दू भी बहुत पसंद है, ये आप हमें कुछ टीचर्स दे दें, 2-3 जो भी आप दे सकें। पेकिंग यूनिवर्सिटी में वो थी पढ़ाने की बात। तो पंडित सुंदरलाल जी ने 2-3 आदमियों को देखा, उनसे बातें की, परखा और उन्हें रिकमेंड किया। हिंदी पढ़ाने के लिए पुरुषोत्तम प्रसाद त्रिपाठी, राजेश शरण अग्रवाल, और उर्दू के लिए एक मुसलमान थे, अब इतनी पुरानी बात हो गई कि मैं नाम भूल रहा हूँ, वो उन्होंने भेजा और वहाँ बरसों वहाँ पढ़ाते रहे और वहाँ से पढ़ा करके लौट के आए। और फिर चाइनीज़ एम्बेसी ने, चाइना ने इतनी उन पर मेहरबानी की कि यहाँ अपनी एम्बेसी में भी एब्जॉर्ब कर लिया और वहाँ से वो रिटायर होके गए। जी। अच्छा, एक और वीज़ा की बात आप बता रहे थे, कौन बड़े व्यक्ति थे? शायद उनको बड़े व्यक्ति नहीं, वो कोई डेलीगेशन बाहर जा रहा था, तो उन्होंने आके पंडित सुंदरलाल से कहा कि हमारे वीज़ाज जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो करके, और हमें वहाँ जाना है, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कहें। आपके दोस्त हैं जवाहरलाल जी। तो कहा भाई मैं बात कर लेता हूँ, अभी कह देता हूँ। पंडित सुंदरलाल ने जवाहरलाल जी से बात की, सुंदरलाल तुम क्या कह रहे हो, इसके ऊपर तो ये ऑब्जेक्शन है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन है, इसके ऊपर है, और तुम कह रहे हो कि मैं इनको वीज़ा दिला दूँ, ये चले जाएं, विदेश चले जाएं। कहा मैं जो कह रहा हूँ जवाहरलाल, मैं कह रहा हूँ। अरे तुम तो ऐसी ही बातें करते हो, मैं कह रहे हो। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ। अच्छा जाओ, जाइए, हो जाएगा। उन सबको वीज़ा दिला दिया और बेचारे चले गए थे। इस तरह से इतना लिहाज करते थे, ऐसी दोस्ती थी कि किसी चीज़ को कभी न तो इंदिरा गांधी जी मना करती थी, न जवाहरलाल जी ने कभी मना किया। जी जी जी, ये बड़ी बेहतरीन बातें हैं बहुत। लेकिन आज के समय तो हमें लगता है कि ऐसा क्या रहा होगा, क्या इतने बड़े व्यक्तित्व के इंसान भी हमारे भारत देश में रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पद के। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो पीएम भी रहे भारत के, तो वो जब उनके घर पे आते हैं तो उनकी कुर्सी टूटी हुई है, उस कुर्सी पे बैठने के लिए बोलते हैं तो चौधरी चरण सिंह कुर्सी से नीचे गिर पड़ते हैं नीचे। तो ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं और उनकी इतनी सादगी रही है पंडित सुंदरलाल जी की। तो ये बड़ी बेहतरीन बातें रहीं आपसे जानने के लिए। आपका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं बता नहीं सकता कि इस तहे दिल से मैं आपका एहसानमंद हूँ। आप एक धरोहर
की तरह हैं इस देश के लिए, जिन्होंने सुंदरलाल जी के साथ रह के उनकी सेवा की, उनसे सीखा और वर्तमान समय में भी उनकी यादों को सहेजे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप सुंदरलाल जी के साथ जुड़े हैं तो आप गांधी के साथ भी जुड़े हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और समाज को प्रफुल्लित कर रहे हैं, एक सही दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। तभी मैं आपसे मिलने इतनी दूर पंजाब से खिंचा चला आया कि आपसे कुछ बात होनी चाहिए पंडित सुंदरलाल जी को लेकर के। तो आपका मैं धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत आपका आभार।